हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम बेस पंकज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 10th के लिए जो साइंस सबका टेस्ट होता है, साइंस का टेस्ट को डिस्कस करेंगे 10th बोर्ड 2025 के लिए। इसमें 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसे आधा घंटा में आपको बनाना है और बनाकर व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करना है। जो भी इस टेस्ट को लेना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। उससे ज्वाइन करके आप रोज़ 8 बजे टेस्ट को दे सकते हैं और 8:30 में आप इसका वीडियो सोल्यूशन देख सकते हैं। इस टेस्ट को देने से आपकी एग्ज़ाम की तैयारी को एक नई दिशा मिलेगी। आपकी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से होगी। पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष क्या है? तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं या दूरी का मात्रक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? मात्रक विहीन राशि का उदाहरण दीजिए। मात्रक विहीन राशि वैसा राशि जिसका कोई मात्रक नहीं होता है, मात्रक विहीन राशि। 10th में जो पूछा जाता है, एक अपवर्तनांक पूछा जाता है, अपवर्तनांक, और एक आवर्धन पूछा जाता है जिसका मात्रक नहीं है, आवर्धन। अपवर्तनांक और आवर्धन मात्रक विहीन या बीमा विहीन राशि है। जड़त्व का नियम किसने दिया? तो जड़त्व का नियम गैलीलियो ने दिया। किसने? गैलीलियो ने। जड़त्व का नियम किसने दिया पूछेगा तो लिखिएगा जड़त्व का नियम गैलीलियो ने दिया। कह रहा है परमाणु शब्द किसने दिया? परमाणु शब्द किसने दिया? तो परमाणु शब्द कणाद मुनि ने दिया। कौन थे? कणाद मुनि। लेकिन पूछेगा परमाणु शब्द किसने दिया? कणाद मुनि। परमाणु की खोज किसने की? तो डाल्टन। या परमाणु सिद्धांत किसने दिया? वो भी डाल्टन। लेकिन परमाणु शब्द किसने दिया? तो कणाद मुनि है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान, इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है तो 1.6 × 10⁻⁻⁻ आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम सी। प्रोटॉन पर आवेश का मान कितना होता है? तो जो माइनस है वो कितना क्या होता है? प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 आवेश का मात्रक क्या है? कूलम। पूछेगा आवेश का मात्रक क्या होता है तो याद रखिएगा कूलम। अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम होता है। क्या होता है? सेरिब्रम। सेरिब्रम। CREBRUM सेरिब्रम। अब शरीर का संतुलन मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है? तो ये सेरिबेलम होता है। सेरिबेलम। दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कहेगा मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम, और मस्तिष्क का उस भाग जिसके द्वारा शरीर का संतुलन बनाए रखता है सेरिबेलम है। ये क्या है? सेरिबेलम। दारू और पी लेते हैं तो आदमी दारू पीकर टगने लगते हैं, अल्कोहल पीकर टगने लगते हैं तो उनका क्या? सेरिबेलम काम नहीं करने लगता है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? आप सभी जानते होंगे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। क्या है? होमो सेपियंस। होमो सेपियंस। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। कितना कैरेट? 24 कैरेट। लेकिन पूछ देगा कि आभूषण बनाया जाने वाला सोना कितना कैरेट का होता है? जिससे आभूषण बनता है तो उसमें 2 कैरेट अशुद्धियाँ मिलाई जाती है, वो 22 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट, लेकिन आभूषण बनाने वाला सोना 22 कैरेट का होता है। अगला क्वेश्चन पूछ ही रहा है आभूषण बनाया जाने वाला सोना कितने कैरेट का होता है? तो कितना आंसर है? 22 कैरेट। अगला देखिए, एक मार्क से किसकी शुद्धता प्रमाणित की जाती है? एक मार्क होता है, एक हॉल मार्क होता है। हॉल मार्क माने किसी भी आभूषण की शुद्धता प्रमाणित करना है तो हॉल मार्क है, और एक मार्क के मतलब किसी भी खाद्य पदार्थ की शुद्धता प्रमाणित करना है। खाद्य पदार्थ जैसे मैगी आ गया, चिप्स आ गया, उसमें कितना उसका वैलिडिटी है या खाने के लिए स्वास्थ्यवर्धक है कि नहीं, स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं, वो एक मार्क। खाने वाला चीज़ एक मार्क प्रभावित करता है, जबकि कोई भी आभूषण हॉलमार्क द्वारा प्रमाणित होता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है एक मार्क से किसकी शुद्धता प्रमाणित की जाती है? तो एक मार्क से खाद्य पदार्थों की शुद्धता, खाद्य पदार्थों की शुद्धता प्रमाणित की जाती है। पदार्थों की शुद्धता। अगला क्या कर रहा है? हॉलमार्क से आभूषणों की शुद्धता, आभूषणों की शुद्धता प्रमाणित की जाती है। आभूषणों की
शुद्धता। अगला क्या है, बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टिग्रिस। क्या है? पैंथेरा टिग्रिस। पैंथेरा टिग्रिस। बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? बाघ का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टिग्रिस। मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? राना टिग्रीना। याद रखिएगा, राना टिग्रीना। मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? राना टिग्रीना। और 3 वैज्ञानिक नाम हमेशा याद रखिएगा। एक मानव का क्या होता है? होमो सेपियंस। बाघ का क्या होता है? पैंथेरा टिग्रिस। मेढक का क्या होता है? राना टिग्रीना। एक वैज्ञानिक नाम और जरूरी है, मटर। तो मटर का वैज्ञानिक नाम ध्यान रखिएगा, पीजियम सेटिवियम। क्या है? पीजियम सेटिवियम। सेटिवियम। तीनों चारों याद रखिएगा। वैज्ञानिक नाम जब भी पूछता है तो ये चारों बहुत ज़्यादा पूछता है। आदमी का होमो सेपियंस, बाघ का पैंथेरा टिग्रिस, मेढक का राना टिग्रीना और मटर का पीजियम सेटिवियम। मटर क्यों? तो क्योंकि मटर अनुवांशिकता एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें मेंडल ने मटर के पौधों पर ही शोध किया था। अगला क्वेश्चन है, मेढक के प्रजनन को बाधित करने वाला रसायन का नाम क्या है? तो मेढक के प्रजनन को बाधित करने वाला रसायन जो है एड्रीन नाम है। क्या है? उसका नाम है एड्रीन। अगला देखते हैं, नर जनन हार्मोन क्या है? नर जनन हार्मोन, मादा जनन हार्मोन हरदम क्वेश्चन पूछते रहता है, तो याद रखिएगा टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन और एक एंड्रोजन। कौन सा? एंड्रोजन। ये दोनों नर जनन हार्मोन है, पुरुष का हार्मोन है। और मादा जनन हार्मोन कौन सा है? एगो प्रोजेस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन कौन सा हार्मोन है? मादा जनन हार्मोन है। तो याद रखिएगा टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन, पुरुष वाला एंड्रोजन। अब प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन ये कौन सी महिला जनन हार्मोन है। अगला क्वेश्चन क्या है, मनुष्य का सबसे बड़ा कोशिका कौन सा है? तो मनुष्य का सबसे बड़ा कोशिका पूछेगा तो अंडाणु है। क्या है? अंडाणु। और मनुष्य का सबसे छोटा कोशिका पूछेगा तो शुक्राणु है। क्या है? शुक्राणु। और मनुष्य का सबसे लंबा कोशिका अगर पूछ दिया तो हमेशा कौन सा है? तंत्रिका कोशिका, जिससे न्यूरॉन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है सब्जेक्टिव, देखिए, दृष्टि दोष को परिभाषित करें एवं इसके भेदों को लिखें। दृष्टि दोष क्या होता है? जब हमारी आँख को कोई भी वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है उसे दृष्टि दोष कहते हैं। कितना प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, आबिंदुकता और एक क्या होता है? एक होता है जरा दृष्टि दोष। लिख लेते हैं पहला क्वेश्चन का आंसर। पहला क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, लिखते हैं। जब हमारी आँख को निकट या दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई ना दे तो उसे दृष्टि दोष कहा जाता है। दृष्टि दोष कहा जाता है। दृष्टि दोष कहा जाता है। कितना प्रकार का होता है? यह 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार, यह 4 प्रकार के होते हैं, तो होता है। कौन कौन? पहला जो है उसको कहते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। दूसरा बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष। तीसरा बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। क्या है? जरा दृष्टि दोष। चौथा जो है आबिंदुकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आबिंदुकता। ध्यान रखिएगा, कहते किसको? एक बार वीडियो हम कर देते हैं। जब दूर की वस्तु ना दिखाई दे निकट दृष्टि दोष कहलाता है। जब निकट की वस्तु ना दिखाई दे दूर दृष्टि दोष कहलाता है। उल्टा, जब दूर की वस्तु ना दे निकट दे
निकट दृष्टि दोष, जब निकट की वस्तु ना दिखाई दे दूर दृष्टि दोष। जरा, जब ना तो निकट की वस्तु दिखाई दे ना तो दूर की वस्तु दिखाई दे, जरा दृष्टि दोष। और अबिंदुकता, जब खड़ी या पड़ी लाइन ना दिखाई दे, खड़ी बने ए लाइन या ए लाइन ना दिखाई दे, उसको क्या कहते हैं, अबिंदुकता। ये भी ध्यान रखिएगा। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, दूर के लिए उत्तर के लेंस का, जरा के लिए बाइफोकल का, अबिंदुकता के लिए क्या, अबिंदुकता के लिए जो किया जाता है बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन को बोल रहा है बेकिंग सोडा को कैसे बनाया जाता है, समीकरण लिखें। तो बेकिंग सोडा को बनाने के लिए चार चीज़ का प्रयोग किया जाता है। क्या क्या प्रयोग किया जाता है? पहले नमक NaCl और नमक के साथ जल H2O, रोटी फूलना चाहिए CO2 और स्वाद के लिए Na3 का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हमको बन जाता है क्या, बेकिंग सोडा NH4, ये NaHCO3 और प्लस NH4Cl बन जाता है, NH4Cl बन जाता है। ये बन जाता है तो क्या लिखेंगे, जब नमक, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के विक्रिया कराई जाती है तो बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। ठीक है, एक बार, जब नमक, जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया की अभिक्रिया कराई जाती है तो बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा इसको बोलते हैं, का निर्माण होता है। समीकरण लिखना जरूरी है। कहें नमक बोले, नमक का मतलब क्या हुआ, नमक का मतलब NaCl, जल का मतलब H2O, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, अमोनिया NH3 हो गया। बनेगा क्या, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3 और प्लस बचेगा क्या, Na। ये सोचिए, यह चीज हो गया एक H, हमको 3 यहाँ H है, एक H यहाँ NH4, N भी बचा हुआ है तो बचेगा NH4 और बचेगा Cl बचेगा, ये बनेगा। ये हमारा क्या है, बेकिंग सोडा है। ये है बेकिंग सोडा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शोषण को ऊष्माक्षेपीय विक्रिया क्यों कहते हैं। शोषण क्या है, ऊष्माक्षेपीय विक्रिया क्यों कहते हैं। ऊष्माक्षेपीय विक्रिया क्यों कहते हैं, तो क्योंकि शोषण से ऊष्मा निकलती है, जिस अभिक्रिया से ऊष्मा निकलती है उसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपीय विक्रिया कहते हैं। लिखिए, शोषण द्वारा शोषण क्या होता है, शोषण द्वारा ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से, शोषण द्वारा ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से 30.5 किलो कैलोरी, कितना, 30.5 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्सर्जित होती है, निकलती है। शोषण द्वारा ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से 30.5 किलो कैलोरी ऊष्मा निकलती है। ऊष्मा निकल रही है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, यही कारण है कि इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है, अभिक्रिया कहा जाता है। देखिए क्या कहें, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण C6H12O6, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन जोड़ेंगे 6O2 जोड़ेंगे, बनेगा क्या, बनेगा 6CO2 और 6H2O निकलेगा और 30.5 किलो कैलोरी है। 30.5 किलो कैलोरी जो है ऊष्मा निकल रही है और जिस अभिक्रिया से ऊष्मा निकलती है उसको क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन 4 नंबर है। इस चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। ध्यान रखिए
किसी चालक का प्रतिरोध है, प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है आर रो बटा आर यल बटा ए, आर बार रो यल बटा ए। रो का मतलब पदार्थ की प्रकृति किससे बना है, पहला तो इस पर निर्भर करता है, दूसरा चालक की लंबाई, दूसरा चालक के अनुप्रस्थ काट, चालक जितना लंबा रहेगा उस पर निर्भर करता है, तीसरा चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, और तीसरा एक अलग से याद रखिएगा, चौथा तापमान पर निर्भर करता है। तो प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो चालक की प्रकृति मैंने रो पर, चालक की लंबाई यानी यल पर, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी ओ पर, और तापमान पर निर्भर करता है। तो लिखेंगे क्या, चालक किसी चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है, प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। निम्न बात क्या क्या है, तो पहला दूसरा लिखेंगे, पहला बात जो है तापमान पर, पहला बात क्या है तापमान पर, दूसरा चालक की प्रकृति पर, रो था चालक की प्रकृति पर, अगला क्या है 3 नंबर चालक की लंबाई पर, चालक की लंबाई पर, अगला क्या है 4 चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मान लीजिए चालक है तो इसको क्षेत्रफल को अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं। तो इस पर चारों बात ध्यान रखिएगा, ताप पर चालक की लंबाई, चालक की प्रकृति, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या था, 5वां क्वेश्चन बोल रहा है कि उत्तल और अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में अंतर बताओ। देख लेते हैं, एक लिखते हैं अवतल दर्पण पहले ली है, अवतल दर्पण, एक क्या है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। पहले क्या दोनों का परिभाषा लिखेंगे, पहला परिभाषा में अंतर क्या होगा, परिभाषा होगा वैसा दर्पण जिसका परावर्तक तथा धंसा हुआ, वैसा इसको कौन कहते हैं अवतल, धंसा हुआ, इसको क्या कहते हैं उत्तल। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो उसको उत्तल कहते हैं, धंसा हुआ हो तो अवतल कहते हैं। पहले लिखिए, पहला क्या होगा वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, परावर्तक सतह धंसा हो, धंसा हो, अवतल दर्पण कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता। जिसमें क्या है वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हो, उत्तल दर्पण कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण में क्या होता है समझिए, अवतल दर्पण में परावर्तन के बाद जितना विकिरण होती है वो फोकस पर आ जाती है, फोकस पर एकत्रित होती है। और उत्तल दर्पण में क्या होता है फोकस से फैल जाती है, क्या होती है इसमें ऐसा करके फैल जाती है जितने विकिरण। तो इसमें क्या 2 नंबर में लिखेंगे, इसमें लिखेंगे इसमें परावर्तन के बाद सभी किरणें एक बिंदु पर एकत्रित होती है। इसमें परावर्तन के बाद सभी किरणें एक स्थान पर, एक बिंदु पर एकत्रित होती हैं, एकत्रित होती है। इसमें क्या लिखेंगे, इसमें परावर्तन के बाद सभी किरणें फैल जाती हैं,
फैल जाती है। इसके द्वारा बना प्रतिबिंब छोटा बड़ा उल्टा सीधा सब होता है। छोटा बड़ा उल्टा सीधा होता है। इसमें क्या याद रखना है, इसके द्वारा बड़ा प्रतिबिंब छोटा और उल्टा सीधा होता है। क्या होता है, इसके द्वारा बना प्रतिबिंब छोटा एवं सीधा होता है। छोटा एवं सीधा होता है। उपयोग भी लिख सकते हैं अगर 5 नंबर में आवे तो। इसके बाद उपयोग लिख सकते हैं, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने वाले मिरर में, और कहाँ होता है, सोलर कुकर में, और कहाँ होता है, घड़ी साज के रूप में। उत्तल दर्पण का प्रयोग ATM में, बैंक में, स्ट्रीट लाइट में, और क्या, गाड़ी के साइड मिरर में। उसके बाद लिख सकते हैं, एक आप पॉइंट और बना सकते हैं अगर 5 नंबर में आए। अगर 2 नंबर में आए तो 3 ऑप्शन बहुत है। अगर वीडियो तो ख़त्म हो गए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और रोड टेस्ट जरूर दें, आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होगी। थैंक यू।